से हम इसको शुरू करें। धन्यवाद मंत्री जी। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी, मंत्री जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई भी परीक्षा जो हम कांटेक्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, उसके जो रूल रेगुलर मापदंड जो होते हैं, जो उसका क्राइटेरिया होता है, वो पहले फिक्स किया जाता है या बाद में? पहले किया जाता ना। तो मंत्री जी, मैं शायद आपके संज्ञान में सारी पूरी चीजें या तो विभाग लेके नहीं आता, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके विभाग के द्वारा पहले ये परीक्षा ली गई और उसका रिजल्ट भी आ गया। फिर आपके विभाग के द्वारा आपका पत्र संख्या बता रहा हूं 33/5/2021 PS डेटेड 28 दिसंबर 2021 को विभाग के द्वारा अध्यक्ष जी ये लेटर जारी होता है और उसके अंदर ये बात पॉइंट आउट की जाती है कि जो फैमिली आईडी है वो मैंडेटरी लागू करो, उसमें चेक किया जाएगा। जो उसकी जिस माता पिता की आय 1,80,000 से ज्यादा होगी वो इससे बाहर कर दिया जाएगा। मैं सदन में पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, ये चीजें क्राइटेरिया पहले क्यों नहीं आपने किया, बाद में? क्या आप इन बच्चों को वाकई में पढ़ी के बहाने ढूंढ रहे हैं उनको बाहर करने के? आपने अभी आपकी लिस्ट जारी करी है, आप इस बात को मानते हो और आपके विभाग के द्वारा हमारे द्वारा अनस्टार्ट क्वेश्चन में भी आपने डिटेल दी है कि आपने 45,289 बच्चों को उसमें क्वालिफाई किया। उसमें से सिर्फ मात्र आपने 21,000 बच्चों के दाखिले किए, जिससे 24,200 बच्चे उसके आज भी जो है ना धक्के खा रहे हैं उनके अभिभावक है जी। वो 12,000 मैं आपको बताता हूं, जिस 12,000 मंत्री महोदय 11,706 बच्चे आपने रद्द कर दिए उस क्राइटेरिया में लेके फैमिली आईडी के उसके अंदर जो आय का 1,80,000 का कर दिया, उसमें आपने 11,706 बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। रिजल्ट लेने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में जो कभी ये बनता ही नहीं कि आपने क्राइटेरिया पहले उसमें डाला नहीं, बाद में उसमें डाल के, ये कितना बड़ा घोर अन्याय है उन बच्चों के साथ। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने जनवरी में आपके पास एक लेटर भी भेजा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था, और ये वो फोटो हैं जो अखबारों की कटिंग है जिसके अंदर वो धरने में बैठे, सड़कों पे बैठे हैं, और उनकी 3 बार आपने डेट भी बढ़ाई थी। मैं उनके साथ उसमें कार्यक्रम में सारे न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हुई थी। ये उनके पेरेंट्स चक्कर काट रहे हैं और स्कूल वाले उनको घुसने दे रहे। और आप जिसके कह रहे कि आपने जो पुराना जिस स्कूल में थे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने के बाद वो आगे थे, उस किसी स्कूल ने उनके दाखिले नहीं किए हैं। और मैं आपसे माननीय मंत्री जी एक बात पूछना चाहता हूं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको स्कूलों पे क्यों थोपने जा रहे हैं? आपका प्राइवेट स्कूल्स का कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं हो रही है, उनको वो सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। आप उनको थोप किस प्रकार से सकते हैं उनके स्कूलों के ऊपर? वो अगर नहीं आ रहे, उनका फंड लेट कर रहे हो आप, या जो फंड दे रहे हो वो कम दे रहे हो, वो आपकी ड्यूटी बनती है, आपको करना चाहिए। लेकिन एक गरीब जिस अंत्योदय की बात हम करते हैं, सरकार बात करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि अंतिम लाइन के जो गरीब के बेटे हैं, आज सबसे बड़ी चीज उनको ये भीख देने की बजाय फ्री के राशन नहीं चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए। उन बच्चों को जब शिक्षा देंगे तो अपने बलबूते वो काबिल होकर आगे जाएंगे। ये सबसे जरूरी है। माननीय मंत्री जी, मैं सदन में आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उन गरीबों के उनको सुनो, उनका वो करो, बगैर शिक्षा के उनका उत्थान नहीं हो सकता। मैं आपसे बार बार निवेदन, ये अति महत्वपूर्ण अध्यक्ष जी, अति महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार के ध्यान में शिक्षा के बगैर गरीब का उत्थान नहीं हो सकता। वरुण चौधरी। स्पीकर सर, जो विषय मैंने अपने कॉल अटेंशन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया था, वरुण जी थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक और क्वेश्चन के रूप में करना, डिबेट के रूप में नहीं। सर, डिबेट के रूप में तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि कॉल अटेंशन मोशन के ऊपर डिबेट नहीं हो सकती। आपको पता है, आप तो रूल मैंने तो सर अभी तो बोलना शुरू करना है सर। हाँ, तो इस मैं तो ये हैरान हूं कि आपको मेरे ऊपर शक कैसे हुआ? नहीं, शक नहीं हुआ, मैं आप तो रूल जानते हैं। मैंने कहा सर, बात यह है, जो विषय मैंने उठाए थे अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, उनकी जानकारी जो है वो मंत्री जी द्वारा अभी लिखित में या वो ओरली नहीं दी गई। सर, तो मेरा कहना यह है, क्वेश्चन पूछ लीजिए जी। सर, 2-3 सवाल हैं।
कि जो हमारा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है सर, उसके अंदर जो प्रावधान है सर वो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक है, और जो हमारा 134A है सर वो हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स का है, उसमें दूसरी से 12वीं तक का है। तो वो पहली कक्षा इसके अंदर प्रावधान क्यों नहीं है जी? दूसरा सर 25% का प्रावधान है सर जो हमारा केंद्र का एक्ट है, जबकि जो हमारा स्कूल का हरियाणा का 134A है सर उसमें सिर्फ 10% का प्रावधान है। सर मैंने ये भी कहा था कि नाइदर द प्राइवेट स्कूल्स आर गिविंग एडमिशंस नॉर द गवर्नमेंट इज कंपनसेटिंग। सर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा आज तक एक बार भी की ही नहीं। प्राइवेट स्कूलों को पैसे ही नहीं दिए जाते सर, फीस प्रतिपूर्ति होती ही नहीं। अगर आप पैसे ही नहीं देंगे तो वो कैसे एडमिशन करेंगे? तो मेरा ये सवाल है सर। श्री जगवीर सिंह जी विधायक। अध्यक्ष महोदय, ये जो बच्चों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को जगह जगह प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, क्या वो सरकार की वजह से नहीं? सरकार ने ये बताएं कितनी लायबिलिटी है प्राइवेट स्कूलों की तरफ सरकार की, और वो कितना पैसा उन्होंने जैसे 70 करोड़ बताया, टोटल लायबिलिटी कितनी है ये बताएं। या पेपर में तो ये आ कि 700 करोड़ रुपए देने हैं सरकार ने, अब दिए 70 करोड़ है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह कितनी लायबिलिटी सरकार की बकाया है? जिन स्कूलों ने एडमिशन नहीं दिए क्या उनकी लायबिलिटी सरकार की तरफ है या नहीं है? दूसरा, कितने ड्रा हुए हैं बच्चों के एडमिशन के लिए? हर ड्रा के बाद कितने कितने एडमिशन हुए ये बताएं, कितने कितने एडमिशन हुए? चलिए। और तीसरा एक सवाल और है इसमें, जो पहले 66,000 एलिजिबल बच्चे थे उनका कितनी बार इन्होंने टेस्ट चेंज किया, कितनी तारीखें दी, और इसकी वजह से कितने बच्चे महरूम रहे परीक्षा से? श्री शीशपाल सिंह जी। अध्यक्ष जी, मेरा इसी में सवाल है। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो एडमिशन हो रहे हैं, जैसे कि टोटल एप्लीकेशन 66,000 थी जिसमें से 55,000 प्राइवेट स्कूलों से आए, परंतु जो 11,000 बच्चे लगभग सरकारी स्कूल से हैं, इसमें सर एक कमी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकारी स्कूल का बच्चा है उसका टेस्ट नहीं लिया जाता। उसके नंबर सरकारी स्कूल के बच्चों के अगर 55 नंबर है, 60 नंबर है तो वही मान लिए जाते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे का मल्टीपल क्वेश्चन देकर उसका टेस्ट लिया जाता है, जिसमें लगभग 100 नंबर का होता है, उसका 80 से लेकर 90 से लेकर 100 के बीच में आता है। जो सरकारी स्कूल का बच्चा पहले ही उसकी संख्या कम है, 66,000 में से आपने खुद माना है कि 11,000 बच्चे आए हैं, और दूसरा उसका टेस्ट नहीं लिया जाता, उसमें भी वो बाहर हो जाते हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि उनका भी टेस्ट लिया जाए, या सरकारी स्कूल का बच्चा अगर टोटल बच्चों में 50% अगर एप्लीकेंट है तो उसको सभी को ले लिया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल का बच्चा ये असल में गरीब का बच्चा है। दूसरा सर, इसमें आपने इसमें लिखा है कि जो फीस है वो सिर्फ परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय, ये तमाम 4-5 आंकड़े हैं, इनमें फीस बच्चे को देनी पड़ेगी। तो मैं आपके सामने संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे यहाँ का, आप जब भी कहते हैं कि ये मेंशन कीजिए, मैं मेंशन करता हूं कि एक सावन पब्लिक स्कूल है, मैंने खुद वहां बात की कि पास का गांव 6 किलोमीटर दूर का गांव का बच्चा उसमें एडमिशन हुआ और उसको वो ट्रांसपोर्ट परिवहन की सुविधा नहीं दे रहे, जबकि उसके घर के आगे से खाली बस आती है। जब मैंने खुद उनसे बात कही तो उनका जवाब था कि नहीं, हम 134A वाले बच्चे को परिवहन की सुविधा नहीं देंगे। मैंने कहा कि वो फीस भरेगा बच्चा परिवहन की, कहते हैं हम नहीं देंगे। ये कोई जवाब नहीं होता। ये आपने इसके अंदर लिखा है कि अगर बच्चा फीस देगा तो ये होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि इस पे आपकी क्या कार्रवाई होगी, और जो सरकारी स्कूल के बच्चों का जो एग्जाम है उसके बारे में आपका क्या विचार है? श्री चिरंजीव राव। अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। वैसे तो ज्यादातर सवाल सबने पूछ लिए है, मेरा तो 1-2 छोटे-छोटे सवाल है। पहला तो ये है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए मैंने पूछा था कि जो बच्चे लेना चाहते हैं उसके बावजूद भी उनको स्कूल अथॉरिटीज है जो नहीं दे रही हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वो क्यों नहीं दे रही हैं?
और दूसरा मेरा सवाल इसके अंदर यह था कि जो इनके एंड से, सरकार के एंड से स्कूल अथॉरिटीज को पैसे नहीं पहुंचे, उस वजह से एडमिशन नहीं हो पाए, तो आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या तैयारी है इनकी? नीरज शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मंत्री जी आपसे प्रश्न है कि एक तो सरकार ने 300 से ज्यादा स्कूलों को रियायती दर पे जमीन दी है और हर जिले में सबसे ज्यादा दिक्कत भी उन्हीं स्कूलों से जो सरकार से औने पौने कौड़ियों के भाव में जमीन ले गए। और उस समय वो जमीन जो थी तकरीबन पार्कों की और ग्रीन बेल्ट की थी। कोर्ट का आदेश भी आया कि भाई जो सेक्टर कटता है उस सेक्टर में पार्क और ग्रीन बेल्ट की जो भी कॉस्ट होती है उसकी कॉस्ट उस सेक्टर वाले के ऊपर होती है। बच्चों के एडमिशन की प्राथमिकता उस सेक्टर के बच्चों को हो, वो नहीं हो पाया। उसके बाद मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, सरकार में कमेटियां बनी हैं माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश में, खासतौर से इन स्कूलों के लिए जो कि पालना नहीं करी, एक जिले में कमेटी नहीं बनी। तत्पश्चात इनकी एक FRCC कमेटी होती है मंडल अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में कि ये जो फीस बढ़ाएंगे उसकी सलाह मशवरा उनके अंतर्गत होगी, उसके बाद वो फीस लेंगे। उसके बाद ये स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी स्कूल इस तरीके का कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेगा, ना स्कूल के अंदर कापी किताब बेचेगा, ना कैंटीन चलाएगा, ना ऑडिटोरियम किराए पे देगा, ना बारात घर देगा। उसके बाद बाल संरक्षण में एक प्रावधान है कि आप बच्चे को फाइनल पेपर देने से मना नहीं कर सकते। फीस जमा नहीं करी, उसके पेरेंट्स की कमी है, उसके पास पैसा नहीं था। अगर जो बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली, ये भारत का संविधान उस बच्चे को संरक्षण देता है कि वो बच्चा फाइनल ईयर का पेपर देगा। फरीदाबाद में ही ऐसे उदाहरण है कि FIR दर्ज हो गई है, उन स्कूल वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे अंत में अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी बात है, भूतो ना भविष्यति, एक गरीब आदमी 100 गज का मकान ले ले HSBP डिपार्टमेंट में, उसको रिज्यूम का ऑर्डर मिल जाए, पहली बार में ही उसका प्लॉट HSBP खड़क लेता है। फरीदाबाद में 8 स्कूल ऐसे हैं जो कि 2 बार रिज्यूम हुए, आज तक वो स्कूल चल रहे हैं। अलॉटमेंट की शर्तों में साफ लिखा हुआ है कि ये नॉन ट्रांसफरेबल हैं। पर मंत्री जी, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि स्कूल 3 तरीके के, एक हमारे गली मोहल्ले में चल रहे हैं 100, 200, 500 गज के में, गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां इतनी दिक्कत नहीं आती। एक है 5 स्टार स्कूल जो अपने 5-10 एकड़ जमीन ले रहे हैं और रईसों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां की ग्रीवेंसेस भी नहीं आती, चाहे 134A का मसला हो, जो ये सरकार से फ्री की जमीन ले गए ना जी। सबसे ज्यादा तकलीफ ये है, और ये मंत्री जी पैरेलल गवर्नमेंट बन गई है। आपसे उम्मीद है हमें कि इस शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकिए। जो सरकार के कानून कायदे इन पे लागू होते हैं, भले ही जमीन 97 से पहले अलॉट हुई थी, पर 99 साल के लिए अलॉट हुई थी। सरकार का नियम कायदा उनको हर साल मानना है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। बेचने तक के भी उदाहरण है हमारे पास कि एक स्कूल ने अपनी बिल्डिंग जमीन दूसरे स्कूल को बेच दी। इस गैर कानूनी कार्य को रोकिए, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अरुण भाई ने और इन्होंने जो सवाल उठाया था ट्रांसपोर्ट का, ये एक बहुत गंभीर विषय है। भाई अब जो जिन बच्चों को एडमिशन दे भी दिए ना स्पीकर साहब, उनके वो ट्रांसपोर्ट, एक माँ बाप जो गरीब रेहड़ी लाके अपने बच्चों को गुजारा कर रहा है, वो हर रोज अपने बच्चे को छोड़ने के लिए 5-6 किलोमीटर कैसे जाएगा? एडमिशन कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी कि हम बसें में लेके नहीं जाएंगे, तो वो एडमिशन भी ये मान के चलो किया ही नहीं उसने। ये जो उसका बच्चा हर रोज कैसे छोड़ के आएगा गरीब आदमी? ये कुंडू जी जो कह रहे हैं, हाँ, ये बड़ी रियल प्रॉब्लम है, ये हाँ सब जगह की प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि इसके खिलाफ जब तक डिपार्टमेंट कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लेगा, हार्ड स्टेप नहीं लेगा, तब तक ये रुकेगी नहीं। इस समय तो ये उनकी मनमानी चल रही है। नहीं, उसमें जी वो जो एक जो भी उसमें सरकार की जो भी मंत्री जी से मैं कहना था, उनके जो ड्यूज बैलेंस है प्राइवेट स्कूल के, वो क्लियर कराओ, या और कुछ जो भी वाट एवर जो आपने डिसाइड करना उनके साथ में बैठ के इसको क्लियर कराओ। और ये जो आपने एक चीज का वो नहीं दी हमें, जो बच्चे बचे हुए हैं, जो उन्होंने पुराने स्कूलों ने लिया नहीं है, उसका क्या कराएंगे? उनका 1 साल बर्बाद होगा क्या? उनका अभी तक स्पीकर साहब उन बच्चों के एडमिशन नहीं, और रोड पे मेरे यहाँ पे जो है मंत्री जी उनका बताओ, उनका वो 1 साल बर्बाद होगा, क्या होगा? उसको जरा क्लियर तो करो आप।
नहीं तो ये मैंने सारा बता दिया कि कोरोना की वजह से इसमें श्रीमती माननीय किरण अध्यक्ष चौधरी महोदय। जी का भी था, पर लेकिन वो माननीय अध्यक्ष महोदय, हाजिर नहीं मुझे है। बड़ी खुशी ये जान के कि किस प्रकार से गरीब की चिंता है उसमें, और मान्य सदस्यों ने वो पीड़ा व्यक्त की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये जो 134A है ना, ये 2007 में बना था, और जिस सरकार ने 2007 में बनाया उसने 2014 तक एक बच्चे का भी डिसीजन दिख रहा। फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक बार सुन लो यार, आप बहस अध्यक्ष नहीं, कुंडू जी बहस नहीं, आप उस प्लीज कैटेगरी में रहे। शिषपाल जी, अध्यक्ष महोदय, आप सुन लो जरा। दूसरा कानून जो है RTE जो बना हाँ जी, वो 2009 में बना, सरकार 2014 तक चली, लेकिन 14 तक एक एडमिशन भी किया नहीं गया, सिंगल एक एडमिशन भी नहीं गया। तो ये जो चिंता है, ये केवल चिंता दिखावे की चिंता है।